पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के पास, पुराने अनुभवी नेताओं में से एक, जिनका लंबा अनुभव है राजनीति के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले चौधरी साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। चौधरी साहब, सबसे पहले शुरुआत करनी चाहूंगा राजनीतिक सवालों की, क्योंकि जिस प्रकार से एक हरियाणा की राजनीति में उफान सा आया हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वदलीय मीटिंग न बुलाए जाने पर सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी दो टूक जवाब दिया इस मामले में। उनका कहना है कि सर्वदलीय मीटिंगों से ये लोग पहले भागते रहे हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी नहीं करते। किसानों के पास ये लोग जाकर क्यों नहीं अपील करते कि किसान जो है शांति से अपना बैठकर वार्ता करें और सारी चीजों को हल करें, आंदोलन विड्रा करें। देखिए, हमेशा से बीजेपी में चाहे कोई थे, जब मोदी जी ने ओथ ली तो बाहर देश के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया। कभी भी, ये तो प्रदेश के नेता हैं, हमारे अपने देश के हैं। बीजेपी ने तो हमेशा बहुत अच्छे खुले दिल से ही करे, तो हमारे सीएम साहब ने कभी भी इन्हें नहीं करा। ये ही मीटिंग में कभी किसी मीटिंग में आए नहीं आए तो उसको माना नहीं, तो इस तरीके से फिर देखा कि कुछ कर ही नहीं रहे। आदमी को पॉजिटिव तो होना चाहिए ना। इससे बड़ी महामारी नहीं आई पूरी दुनिया में, पहली बार ऐसा एक आया है जिसका कोई अंदाजा नहीं, जो लोगों के लिए बहुत सवाल छोड़ के चली गई। लोगों को ये आने वाला जमाना ये देखेगा कि क्या था। और जब ऐसी महामारी थी, हर आदमी लॉकडाउन लग रहा था, हर आदमी मदद करने में लगा था, हॉस्पिटल्स में लोगों की हालतें खराब हो रही थी, तो ऐसे मौके पे हमेशा जो भी आदमी, उसका सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। हुड्डा साहब तो इतना नहीं बोले, शैलजा तो हमेशा नेगेटिव बोलती रही, तो रणदीप सुरजेवाला भी बोलते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसी संकट की घड़ी हो तो उसमें तो सारे देश को एक साथ होकर काम करना चाहिए था। राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष, चाहे उनमें इनेलो के अभय सिंह चौटाला भी हों, उनसे आप इस स्थिति में, क्योंकि कोविड काल है, दूसरी जो कोविड की लहर है बड़ी जबरदस्त आई, डेथ रेशो बहुत बड़ा, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि या क्या उन्हें अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब इस तरीके की संकट की घड़ी हो, इमरजेंसी जैसे हालात हो, लोगों की डेथ हो रही हो, बहुत लोग परेशानी हो, हर परिवार को छुआ। मैं समझता हूँ देश में कोई बचा ही नहीं जिससे कोरोना नहीं आया। तो ठीक है, होके निकल गया, पता नहीं लगा लोगों को। जब पूरा वर्ल्ड, जब हमारे ये वाली जो सेकंड लहर आई, हर अमेरिका लेके खाड़ी देश सब हमारी मदद कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि लोकल नेताओं को पूरे मन से साथ देना चाहिए था। इस मामले में अगर किसी ने दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत इस मामले में कैपेबल थे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से लेके रोज 5-5 डिस्ट्रिक्ट विजिट करे, हर जगह जाके मिनिस्टर की ड्यूटी लगा दी। हमारे एसीएस जाके वहां बैठ गए और हमने 3-4 दिन में कंट्रोल कर गया। पहले 2-3 दिन तो पूरे देश में स्थिति बदली थी, महाराष्ट्र में भी, हालांकि वहां तो अब भी कंट्रोल नहीं हुआ। बिहार में भी अभी तक लॉकडाउन आगे तक लगा दिया। हमारे यहाँ 1 हफ्ते के अंदर सारा मामला कंट्रोल कर दिया गया था, और अब तो बहुत नीचे आ गया मामला। और मैं ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे हरियाणा में हुई है। अगर परसेंटेज से देखें तो हमारे 56 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन कर दी गई। जो अगर पॉपुलेशन के उससे देखें 2 करोड़ से तक, तो हमारा आप ये समझे कि 22-22.5% लोगों को कर दिया गया, जबकि अमेरिका जैसे कंट्रीज में 37% का है। तो हरियाणा तो बहुत आगे जा रहा है। चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल एक ऐसा नाम जिनके आगे सभी नतमस्तक होते हैं, किसानों का नाम, किसान नेता का नाम, उनको सभी आदरणीय, वो पूजनीय मानते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की नजरें आपके व आपके पोते परिवार की तरफ भी बहुत लगी हुई हैं कि किसानों की बातचीत के लिए कोई ना कोई मध्यस्थता में पहल आप लोग करें। देखिए, जो देवीलाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। वो एक साधारण परिवार से खड़े होकर इस देश तक पहुंचे, कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने, और देश में बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत करा। और अब जो ये एक्ट की जो बातें आ रही है, मैं इसमें समझता हूँ कि सरकार के साथ जो कमेटियों की मीटिंग हुई, जो आपस में चर्चा हुई, 11 बार मीटिंगें हुई, उसमें तकरीबन बात तय हो रही थी। एक बार तो 4 पॉइंट थे जिनमें 2 पे तय हो गया था। मैं समझता हूँ कि सरकार भी करने के मूड में है, और अब तो बहुत दिन हो गए इस मामले को। मेरा ये मानना है कि किसानों की बातें कुछ जायज भी है सबसे, देखिए, पर किसानों को ये भी ठीक है कि उन्हें बहुत सब्सिडीज मिलती है। जितना किसानों को मिला इतना शायद किसी को मिल भी नहीं रहा। अब उन्हें आके जो एमएसपी की बात है, सरकार उन्हें कह रही है कि हम देंगे, उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया
कि जो ये बिल है इसे थोड़े देर के लिए समय के लिए रिपील करा जा सकता है। इसके अलावा ये भी हुआ कि हम आपको पराली का मामला भी देंगे। फार्मर जो कोर्ट जिसमें आप इस पे एग्जेक्टिव पे नहीं मान रहे, एसडीएम और डीसी के कोर्ट के केसेस को वो कोर्ट में ले जा सकते हैं। और फार्मर्स पे जो किसानों के लिए जो खेती के लिए जो बिजली है उसके रेट नहीं बढ़ेंगे। काफी बातें जो एक आध हो रहती है तो बैठ के नेगोशिएशन से इस मामले में क्या अगर जरूरत पड़ती है तो मध्यस्थता करने के लिए आप तैयार हैं, आप पहल कर सकते हैं? देखिए, बहुत बड़े बड़े नेता इसमें लगे हैं, पर अगर कोई, क्योंकि मैं खुद किसान और कोई किसानों की बात के लिए समझता हूँ, उनकी प्रॉब्लम भी समझता हूँ, सरकार की बात समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि मेरा रोल, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत है। अगर मुख्यमंत्री जी कहीं समझेंगे कि मेरी भी साथ जरूरत है तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। एक सवाल इससे जुड़ा और लूंगा, उसके बाद आपके विभागों की चर्चा करूंगा। जिस प्रकार से किसान कहीं भी अब प्रोग्राम होते हैं मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, वहां पर विरोध करते हैं, वहां पर जाकर नारेबाजी करते हैं या तनाव पैदा करते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं तो वहां पर हुड़दंगबाजी होती है, इस घटनाक्रम को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, महात्मा गांधी भी जब कोई ऐसे आंदोलन होते थे, चंपारण का मामला था, तो उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। मुख्यमंत्री अब जो गए, जो लास्ट घटना थी जब वो हिसार में गए तो वो घर में गए थे, कोविड का एक बड़ा हॉस्पिटल 150 बेड का जो जिंदल बना रहे थे, जो देवलाल के नाम से था, उसका उद्घाटन के लिए गए थे। वो 11:30 बजे का उद्घाटन करके वापस आ गए थे। उसके बाद ये जो हुआ, मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। धरना करना उनका अधिकार है, वो दिल्ली में बैठे, हरियाणा सरकार सब तरीके से उनकी मदद करी है, वो कहीं भी बैठे, पारिजात चौक पे बैठे, सिरसा बैठे, भिवानी बैठे, करनाल बैठे, कहीं बैठे, कोई मना नहीं है, उनका अधिकार है। पर ये करके जब कोई कोविड के मामले में लग रहा है तो उन्हें ये करना नहीं चाहिए। देखिए, फंडामेंटल राइट उनका भी तो है, मुख्यमंत्री का भी है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं था। इसको जो समझदार लोग हैं उन्हें सोच के करना चाहिए था। ये देश की एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये चीजें अच्छा नहीं आती, हम लोग इसे ठीक नहीं समझे। अब तो सरकार ने पहल कर दी है, केस विड्रा की भी बात की जा रही है। हाँ, उस दिन मेरे ख्याल में आईजी वगैरह से केसेस बैठ के तय हुआ था, वो वहाँ उन्होंने करा, जो कुछ था वो सामने आ गया, तो पुरानी बात हो गई। चौधरी साहब, अब आपके विभागों की बात करते हैं। ट्यूबवेल्स को लेकर लोगों को बहुत समस्या रहती है। अगर ट्यूबवेल लगाने की प्लानिंग की बात की जाए तो नेक्स्ट मंथ में, निकट भविष्य में, क्या आपके डिपार्टमेंट की है, कितने सैंक्शन किए जाएंगे और लोगों की समस्या कैसे समाधान होगा? देखिए, कुछ ट्यूबवेल तो हमने पहले लगा दिए, इसके अलावा अब हम करने जा रहे हैं 20,000 ट्यूबवेल हम जो है अगस्त के एंड ऑफ अगस्त हम लगा देंगे। और इसी महीने में मैं समझता हूँ सिरसार फतेहाबाद में हमारे इसी महीने में बाई जून एंड तकरीबन जितने पेंडिंग केस है जिनका पैसा जमा वो सारे कनेक्शन इसी महीने में कर दिया जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा हमने कुछ वो भी करा है, एक कि जितनी मोटर्स हैं, पहले तो एक थी ड्यूब क्लास थी, अब हमने 7 मोटरें और परमिट कर दी, जिसमें ओसवाल भी है और उसके अलावा आपका करम्पटन है, ऐसी बहुत मोटर है, ईसीजी वाले भी हैं जो अप्रूव्ड मोटर्स है। वो 3 स्टार मोटर है, वो हमारा एसडीओ जेई जाके खाली चेक करेगा कि वो किसान ले ले, लगा ले। खंबे भी हमने अभी 2,80,000 पोल अभी दिए हैं, 2,80,000 है ना जी, 2,80,000 पोल अभी दिए हैं जो हम गांव में भेज रहे हैं। बड़े पोल हैं, फटाफट मेरे ख्याल में जल्दी से ये काम हो जाएगा। और हम अगले समझो कि अगस्त तक जो पेंडिंग 20,000 ट्यूबवेल कनेक्शन है वो लगा देंगे। इसके अलावा जो ये है आपका सोलर पावर वाले पंप जो है वो भी हमने अभी 15,000 हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, बाकी हम करने जा रहे हैं। कोविड काल में थर्मल प्लांट खेदड़ की भी भूमिका रही ऑक्सीजन उत्पादन में। कोविड काल में ऑक्सीजन उत्पादन में, ऑक्सीजन, हाँ, तो हमारा जो थर्मल है खेदड़ में, जो हिसार में है, पहला देश में ऐसा थर्मल पावर है जिसमें हमने ऑक्सीजन पैदा करी और रोज कोई 100 सिलेंडर, बड़े सिलेंडर बना के करे जो हमें नजदीक जिलों में, जबकि लोगों को बड़ी मारामारी थी सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, तो हमने जींद, हिसार, फतेहाबाद, इन जिलों को उससे कैथल हमने सप्लाई की। चौधरी साहब, बात की जाए 24 घंटे बिजली की, हरियाणा के अंदर तो ये बात एक सपना सा नजर आती है। हरियाणा के कौन से ऐसे शहर हैं जहां आपकी प्राथमिकता है कि 24 घंटे बिजली दी जाए? देखिए, हमने शुरू में 2 सिटी सिलेक्ट करे, एक दिल्ली के साथ गुड़गांव है और चंडीगढ़ के साथ पंचकुला है, जहां बिजली के लोगों में ये शिकायतें थी कि चली जाती है। अभी हमारे सीएम साहब के इनिशिएटिव पे मैंने मीटिंगें बुलाई हैं, आज फिर मीटिंग बुला रखी है मैंने ऑफिसर की, दोनों जिलों की। उनमें डायरेक्टर्स भी हैं, एससी भी है, चीफ इंजीनियर भी है और हमारे एसीएस साथ बैठेंगे। उसमें हम तय करने जा रहे हैं
कि इसी महीने के आखिर तक, मतलब जून के एंड तक हम पंचकुला का तो लाइक वाइज चंडीगढ़ करेंगे और उसको लाइक वाइज गुड़गांव दिल्ली कर देंगे, गुड़गांव को भी दिल्ली की तरह करेंगे, जहाँ फिर इन्वेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कभी भी रहे निश्चित होकर अपने घरों में रहे, 24 घंटे बिजली रहेगी, कभी पावर जाएगी नहीं। कोई बहुत आंधी तूफान आ जाए, जैसे कल परसों आया था, तो चंडीगढ़ में जहाँ कभी भी नहीं जाती थी 2 बार बिजली चली गई, वैसे बिजली नहीं जाएगी। हम ये पुख्ता प्रबंध कर रहे हैं। जब इस पे हम सक्सेसफुल हो गए तो फिर बाकी हरियाणा में और सिटीज को लेके चलेंगे, करनाल है, अंबाला है, हिसार है, फिर इनको करेंगे। चौधरी साहब, अगर बात की जाए कि जैसे गांवों के अंदर जो तालाब हैं, धार्मिक स्थान है, या इनके ऊपर से जो पोल्स जा रहे हैं, सार्वजनिक संस्थान जो पब्लिक जहां बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, वहां से जो तारें हटाने का या पोल्स हटाने का कोई आपने टारगेट दिया डिपार्टमेंट को? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करी, सारे मेरे ऑफिसर साथ थे। हमें 96 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करवा लिया, जिसमें जितने तालाब हैं, स्कूल्स हैं या मंदिर हैं या गांव में लोगों को जो अंदर के लाल डोरे के मकान है, उनके घरों के ऊपर से जो छतें के ऊपर से तारें जा रही है, उनको हम पोल्स बदल रहे हैं, उन तारों को दूर कर रहे हैं, नई जहाँ जरूरत है वो नई लगा रहे हैं, जहाँ खंभे जर्जर है उनको बदल रहे हैं। चौधरी साहब, अगर बात की जाए इसके अलावा, जो हमारा गांव जगमग योजना का आपका, उसके तहत इस वक्त क्या रणनीति चल रही है? कितने जिले ऐसे हैं जो अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं? कितने गांव ऐसे हैं जो अभी तक आपके टारगेट को पूरा कर रहे हैं? हमने आज तक कोई 5300 गांव, 6800 सारे गांव है, 5300 गांव में 24 घंटे जगमग योजना में हमने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा गांव में बिजली पंचायत करें। ये कोविड करके हमारा बीच में 1 साल खराब हो गया, पहले आया, फिर अब दूसरा अब आ गया, इस करके नहीं। अब तक मेरी कोशिश थी कि 6800 गाँव में भी हम 24 घंटे बिजली दें। कुछ जगह हमारे किसान भाई बिल नहीं भरते, इस करके उन गाँव में लाइन लॉस ज्यादा है, लोगों के बिल नहीं भरे जा रहे। जैसे जैसे वो ठीक हो रहे, समझाए जा रहे हैं, नए पढ़े लिखे यूथ जो है वो समझते हैं कि बिजली की बहुत आवश्यकता है, तो वो लोग अब बिल भरने की आदत मीटर भी बाहर निकाल रहे हैं। या ऐसा को मैं समझता हूँ बड़ा जल्दी हमारा टारगेट है कि हम 6800 गाँव में 24 घंटे बिजली दें। चौधरी साहब, आपके पास जेल विभाग भी है। जेल विभाग में बात की जाए कोविड की दूसरी लहर की, इस लहर के दौरान अब कितने लोगों को फिलहाल पैरोल दी गई है या फरलो दी गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन था कि जो ऐसे लोग हैं, कोविड बड़ा तेजी से फैल रहा था, तो उनका निर्देश था कि ये करें। उसकी गाइडलाइन से हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज है राजेंद्र गुप्ता जी, वो हमारे चेयरमैन है, वो और हमारे होम सेक्रेटरी और डीजीपी जेल, इन तीनों ने मिलके एक फैसला करा कि उस गाइडलाइंस के तहत उन लोगों को, जो बाहर कुछ लोग थे 900 करीब थे जो अब तक आए नहीं थे, जिन्होंने आना था, डेट वाइज हम ले रहे थे उन्हें अंदर, उनको बाहर रोक दिया गया। कोई 2200 के करीब लोगों को तुरंत उसके हिसाब से छोड़ दिया गया। जैसे 7 साल तक के कैदी हैं या 7 साल से थोड़े ज़्यादा वाले हैं, जिनका आचरण बहुत बढ़िया रहा है, जो कभी पैरोल पे गए समय से वापस आ गए, या लेडीज़ हैं ज़्यादा उम्र की हैं, उन लोगों को हमने छोड़ने का काम करा है। जेलों में अगर बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मोबाइल का इस्तेमाल होता है और कैदी भी वहां पर कोई ना कोई भागते हैं, ऐसी खबरें पिछले दिनों भी आई थी, इन दो स्थितियों से डिपार्टमेंट कैसे निपट रहा है? हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल से कैदी भागे हैं। वो जेल से भी नहीं, वो कोविड जेल हमने बाहर बनाई थी। जब ये था कि जिससे कोरोना हुआ वो आइसोलेशन में है, हमारे भी दिमाग में ये नहीं थी, कोई आदमी ना वो सोच रहे थे कि वो भागने का सोचेंगे। जो आदमी कोविड से आइसोलेशन में होगा वो तो औरों से दूर रहता है, उससे बड़ी हमने ट्रीटमेंट नहीं मिला था, दवाइयाँ मिल रही थी, तो कभी दिमाग में नहीं थी, नहीं तो हम चाहे तो और ज्यादा पुख्ता प्रबंध करते। उसमें से 13 आदमी भागे थे, उन्होंने कोई काट के उसको आरी से और निकल गए थे। उन 13 में 8 आदमी हमने अरेस्ट कर लिए, और उन 13 में कोई गैंगस्टर नहीं थे, कोई छोटी मोटी चोरी में थे, कोई 323 325 के छोटी मोटी वारदात के आदमी थे। 8 हमने अरेस्ट कर लिए, बाकी 5 भी जल्दी पकड़े जाएंगे। जेलों में जो मोबाइल का इस्तेमाल है, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए, क्योंकि गैंगवार इससे कहीं ना कहीं बढ़ता है, कई जेलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जेलों के अंदर से जो गैंग सरगना है वो मोबाइल के जरिए कमांड करते हैं, कोई जैमर की प्लानिंग हो। देखिए, जेल जो है बहुत बड़ी होती है, 60-60 एकड़ 70-70 एकड़ में होती है। इतनी बड़ी जेल के बाहर से कभी रात को कोई भी आदमी ऊपर से फोन भेज देता है इस तरीके के। आखिर सारे आदमी तो नहीं कह सकते कि हर आदमी ऑनेस्ट होते हैं, ठीक होते हैं। जेल में भी कोई छोटा मोटा कर्मचारी किसी से मिला होता है, कुछ जगह ऐसे ही, पर हम बहुत सख्ती से करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत कम, मेरे कभी कभार इक्का दुक्का पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन करते हैं। बिजली विभाग व जेल विभाग, इन दोनों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो? देखिए,
सबसे पहले हमने मॉडल सेट करने के लिए जब मैंने टेक ओवर करा था, सबसे पहले पानीपत थर्मल में मैंने रेड करा था। मुझे खबर थी कि वहाँ बहुत सीनियर ऑफिसर जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन लिए हुए हैं। मैंने सीएम साहब से कहा कि इतने बड़े अधिकारी हैं, मैं उन पे रेड करूं तो मुझे क्या आपका आदेश चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो साहब इमीडिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है। और मैंने फिर उन्हें मॉनिटर करके 2-3 दिन मैं रैकिंग करता रहा। जब देख लिया कि पुख्ता है तो मैं खुद जाके रात को 9:30 बजे थर्मल में गया और जाके मौके पे सबको पकड़ा। उनके डायरेक्टली कनेक्शंस थे, थ्रू मीटर नहीं थे। थ्रू मीटर तो एक आधा कमरे का कनेक्शन था, बाकी सब डायरेक्टली उनके लॉन के ऊपर जो थे। और रात को ही मैंने सीएम साहब से कर दिया, सबको खड़े करके कि जी ये 6 आदमी 5 एससी थे, 3 चीफ इंजीनियर थे, एक वो था, 9 आदमी थे। तो मैं कहने लगी 9 आदमियों को इस तरीके से पकड़े गए और मैंने रिपोर्ट भेजी कि आप एक्शन लें। उन्होंने लाख रुपए उनको जुर्माना लगाया। तो एक मॉडल बन गया, एक लेसन गया, उससे डर गया। अभी पीछे मेरे पावर एडवाइजर थे, 2 डायरेक्टर थे, 3 आदमियों में बड़ा कॉन्फिडेंटली हमने कॉन्फिडेंस में रख के एक टीमें बनाई, 236 टीम बनाई और उसमें कोई तकरीबन 1700 कर्मचारी थे। 2 दिन तक साइमल्टेनियसली पूरे हमने DHVVN में, इंडस्ट्रीज पे, गेस्ट हाउस पे, मॉल्स पे और आपके बड़े बड़े शोरूम थे, उन पे रेड करा। और विजिलेंस का स्टाफ साथ था, सीएम का स्क्वाड भी हमारे साथ था। उसके में हमने 2700 केस चोरी के पकड़े और उसमें एक ही महीने में हमारा, क्योंकि अभी ऐसा कैलकुलेशन करके ऑफिशियली तो हमने अनाउंस नहीं करा, पर मोटा मोटा अंदाजा है कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा रेवेन्यू एक महीने में बढ़ के आया पिछले साल की तुलना में। धन्यवाद चौधरी साहब। तो ये हैं चौधरी रंजीत सिंह, पुराने कद्वार नेताओं में से एक, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं ये। और किसानों के मुद्दे पर इनका कहना है कि ये मामला बहुत खिंच चुका है कि किसानों की कुछ मांगे जायज भी हैं, बैठकर सारी चीज़ों का समाधान निकल सकता है। मुख्यमंत्री खुद इस काम में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके, किसानों को भी इस मामले में संयम रखना चाहिए, ऐसा मानना है चौधरी रंजीत सिंह का। और जहाँ तक अपने विभागों की बात है, बिजली विभाग हो या जेल विभाग, दोनों पर इनकी पैनी नजरें हैं। उसमें जो परिवर्तन, जो कदम उठाए जाने हैं, वो समय समय पर उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।